हेलो बच्चों, उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, अपनी नीट की प्रिपरेशन भी बड़ी अच्छी कर रहे होंगे। आपको सपोर्ट करने के लिए मैं फिजिक्स की ये डिटेल सीरीज आपके सामने चला रहा हूँ, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाए और सरल भाषा में मैं बात करता हूँ, इजी लैंग्वेज में, जिससे आपको ये कॉन्फिडेंस रहे कि 150 प्लस आप फिजिक्स में स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही 150 प्लस आप फिजिक्स में स्कोर करेंगे ना, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की संभावना बढ़ जाती है। बढ़ क्या जाती है? काफ़ी हद तक अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो हो ही जाता है। तो फिजिक्स से बिल्कुल मत डरिए और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर फिजिक्स में आपके 50 नंबर आ गए, मान लीजिए ध्यान नहीं दिया आपने, उसके बाद बायो और केमिस्ट्री में पूरे मार्क्स भी ले आएंगे आप। बायो में 360 और केमिस्ट्री में 180, तो भी 590 ही होगा आपका, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज नहीं दिला पाएगा। इसलिए फिजिक्स को ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे आप कंफर्टेबली अपना काम बना लें। चलिए बात को स्टार्ट करेंगे। हम लोग चैप्टर नंबर 8 पर हैं। क्लास 11th की फिजिक्स नीट के लिए पूरी कवर कर चुका हूं मैं, और 12th में हम लोग यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करेंगे। और ये स्पेशली डिजाइंड वीडियो है नीट के लिए, इसलिए नीट वाले बच्चे ट्रेमेंडस इससे बेनिफिट ले सकते हैं। ना ये 12th बोर्ड के लिए है, ना ये जेई वालों के लिए है। और इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला पार्ट ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, जहां डिस्प्लेसमेंट, करंट एंड फिजिकल क्वांटिटीज एसोसिएटेड विद ईएम वेव्स थी। आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करेंगे, जो काफी थ्योरेटिकल है, मतलब इसमें याद करना है, समझने की ज्यादा गुंजाइश इसमें नहीं है। खैर, आपके लिए जो मैंने चीजें बनाई हैं उसको एक ही जगह इकट्ठा कर दिया है। उसका नाम दिया है ऑल वीडियो लाइब्रेरी। यहां पर लिंक लगा है, देखिए, चैप्टर का नाम, उसके टॉपिक और ये प्ले बटन के लिंक्स आप क्लिक करेंगे, ये ओपन हो जाएगा। इससे ये देखिए 11th क्लास का है, नीट 11th, नीट 12th फिजिक्स। तो इससे फायदा ये है कि आपको ढूंढना नहीं पड़ता है, एक ही जगह सारी चीज मिलेगी। आप अपनी इच्छा अनुसार या अपने पेस के अनुसार कि कहां पर आप हैं, इन वीडियो को देखकर अपना बेनिफिट कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ में आप इसमें जाना चाहें तो अरविंद एकेडमी नीट जो चैनल है, अरविंद एकेडमी नीट, इस पे आप होम पेज पे देखिए लिंक दिख रहा है, इसको क्लिक करते ही ये खुलेगा। ऑल वीडियो लाइब्रेरी क्लिक कर दीजिए, यहां पर लैंड अप कर जाएंगे और अपनी इच्छा अनुसार देख सकते हैं। टाइम की काफी बचत होगी और आप खुद डिसाइड कर पाएंगे आपके लिए क्या ठीक है। अगली बात की आपके लिए मैंने अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल बना दिया है, और यहां पर इसका पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मैं अरविंद एकेडमी नीट पे इतना जोर क्यों दे रहा हूं? क्योंकि अपना एक चैनल अरविंद एकेडमी भी है, जो क्लास 12th फिजिक्स के ऊपर फोकस करता है, क्लास 12th फिजिक्स और 11th की फिजिक्स के ऊपर। इसलिए मुंह से अरविंद एकेडमी भी निकल जाता है। वहां बच्चों का काफ़ी प्यार मिला है, क्योंकि उनको लगता है कि मैं जो पढ़ाता हूं आसान भाषा में फिजिक्स को पढ़ाता हूं। तो यही चीज़ मैंने ये चैनल को नया शुरू किया है, नीट आपके लिए, जहां पर मैं फिजिक्स का डर आपका निकाल सकूं और आपको मदद कर सकूं कि आप 150 प्लस आराम से स्कोर कर सकें बिना उलझे हुए। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन सही चीज़ आसान भाषा में मिल जाए तो डर दूर हो जाता है। आपके लिए अरविंद एकेडमी ऐप है बेटा, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। स्टोर सेक्शन में जाइए, कुछ आपको ऐसे कोर्सेज मिल सकते हैं जो नीट की जर्नी को आपको आसान कर देंगे और डॉक्टर बनने का सपना आपका पूरा कर सकते हैं। चलिए अगली पढ़ाई की बात शुरू करते हैं, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। तो बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता क्या है? जो ईएम वेव्स है ना, ये फैमिली है, इनके कई बच्चे हैं। तो बच्चे मतलब जैसे विजिबल लाइट एक बच्चा है, एक्सरे बच्चा है, गामा रेज, इंफ्रारेड वगैरह वगैरह। तो जैसे जैकी श्रॉफ थे ना, मेरा बच्चा है तो ऐसे ईएम वेव जैकी श्रॉफ हो गए, मेरा बच्चा है तो इनके जो कई सारे बच्चे हैं वो इसके अंदर हैं ईएम वेव्स के। ईएम वेव्स इज द फैमिली, है ना, उसके कई सारे बच्चे हो गए। तो वो जो बच्चे हैं उनकी स्टडी हमें करना है, लेकिन उन बच्चों को उनके ऑर्डर के क्रम में, चाहे वेवलेंथ, चाहे आप फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर का मतलब बढ़ते हुए क्रम या घटते हुए क्रम, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जब आप प्लेस कर देते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जैसे कि किसी फैमिली में मान लीजिए 4 बच्चे हैं, तो वो तो उम्र के हिसाब से तय हो जाता है कि ये सबसे बड़े भाई साहब है, फिर बेटी है, फिर बेटा है, फिर बेटी है, ऐसे हो जाता है। भाई जो सबसे पहले पैदा हुआ वो बड़ा हो गया। तो यहां पर ये आपके पास फ्रीडम है कि किस बेसिस पर, यानी आप वेवलेंथ की बेसिस पे भी अरेंज कर सकते हैं और फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे भी अरेंज कर सकते हैं कि बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में जब इनके फैमिली मेंबर्स को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फैमिली मेंबर्स को आप
अरेंज करते हैं तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ मिलती है वो मिलती है रेडियो वेव्स की आपकी, और सबसे कम छोटी जो वेवलेंथ है वो गामा रेस की मिलती है। और इसी का पलट फ्रीक्वेंसी क्योंकि वेवलेंथ के उल्टा चलती है, v इक्वल टू न्यू लेमडा आपने पढ़ा है, तो अगर लेमडा बढ़ाओगे तो न्यू घट जाएगा क्योंकि c तो जितना होना है उतना है। तो अब इस वजह से सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी हो गई बेटा? गामा की, गामा रेज की। और सबसे कम किसकी हो गई? रेडियो वेव्स की। तो यहां पर देखें आप, ये फ्रीक्वेंसी है जो कि घटते हुए क्रम में है। यहां से इधर से बात करें तो बढ़ते हुए हो जाएगा, मैं ऐसे लगा देता हूं आपको जरा समझ में आएगा। बढ़ते हुए क्रम में ये रेडियो वेव्स, और टॉप पर चले जाएंगे तो गामा रेज। गामा रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा। और इसी के उलट अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ यहां पर आप देखें तो इस तरीके से यहां से जाएंगे तो ये देखिए यहां पर ये बढ़ रहा है और ये घट रहा है, यानी ऐसे बढ़ रहा है। ये इधर से बढ़ रहा है और ये इधर से बढ़ रहा है, वेवलेंथ है ना। तो वेवलेंथ सबसे बड़ी किसकी हो गई? लॉन्ग रेडियो वेव्स की या रेडियो वेव्स की, और गामा रेस की सबसे छोटी। तो ये यहां पर देखिए, इसमें जो विजिबल लाइट है ना, ये बहुत ही कम पोर्शन होता है। मोटे तौर पे बात करें तो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम तक की इसमें वैल्यू है। नैनोमीटर में लिखी है तो 400 लिखी है, एंगस्ट्रॉम में कर दोगे तो 4000 कर दोगे। तो वायलेट वाले की जो वेवलेंथ होती है वो 4000 नैनोमीटर होती है, 400 नैनोमीटर होती है, 4000 एंगस्ट्रॉम होती है। और रेड कलर वाले की सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है, करीबन 7000 एंगस्ट्रॉम के बराबर। विजिबल लाइट इज ए वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और बाकी इन सब का जो यूजेस वगैरह है वो आपसे एग्जामिनेशन में कभी कभी पूछ लेते हैं, वो याद करने की बात है, कोई परेशानी की बात नहीं है। आइए देख लेते हैं फिर भी किसका क्या इस्तेमाल है। तो यहां पर पहली बात ले लेते हैं रेडियो वेव्स, जिनकी जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा होती है। यहां पर एक बात और मैं याद दिला दूं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं इनका सोर्स एक्सेलेरेटेड चार्ज होता है। जब चार्ज एक्सेलेरेटेड मोशन में होता है तब ये ईएम वेव्स बनती हैं। रेडियो वेव्स कैसे बना सकते हैं? एलसी ऑक्सीलेटर से आप बना सकते हैं। एलसी ऑक्सीलेशंस जो थे, अब तो एलसी ऑक्सीलेशंस आपके कोर्स में नहीं है, एलसी ऑक्सीलेशन आपके जो सिस्टम में होते हैं उससे आप प्रोड्यूस कर लेते हैं ऑक्सीलेटिंग चार्ज से रेडियो वेव्स। मैक्सवेल ने शुरू में इसको बनाया था, या बनाया नहीं था, प्रिडिक्ट किया था। और ये देखिए कुछ इस्तेमाल है, मेनली जो इस्तेमाल है वो रेडियो एंड टेलीविजन के प्रसारण में इसका इस्तेमाल होता है। और आजकल एफएम रेडियो भी आप सुनते हैं धमाकेदार, आपने गौर किया होगा एफएम की जो रेंज होती है वो 88 मेगाहर्ट्ज से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज तक होती है, लिखी हुई है। आप एफएम को ट्यून करेंगे ना, कार में बैठे हैं तो 88 से शुरू होकर 108 तक जाता है। इस फ्रीक्वेंसी रेंज में ही प्रसारण एफएम का किया जाता है, क्योंकि एक दूसरे की फ्रीक्वेंसी में ज्यादा उलट पुलट घुसेड़ देंगे तो फिर गफलत हो जाएगी। पता लगा एफएम मिला रहे हैं तो टीवी पकड़ लिया आपने, उसमें तो अलग अलग सेपरेट करके रखते हैं अधिकतर जगह। तो ये देखिए एएम रेडियोस की बात कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की। ये टीवी के सिग्नल्स हैं जो रिसीव होते हैं, ये एफएम के हैं। और आजकल जो सेलुलर फोन्स होते हैं, मोबाइल फोन्स, उनका अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी पे हम ट्रांसमिशन कराते हैं, कंपनियां कराती हैं, जिससे कि ये जो स्पेक्ट्रम है ना, ये गवर्नमेंट देती है। हिंदुस्तान में जैसे बात करें, उनका कोई, जैसे आपने सुना होगा स्पेक्ट्रम की नीलामी होती है कि भैया ये स्पेक्ट्रम हम आपको दे रहे हैं, अब जो जो कंपनी इसमें बोली लगाएगी उसका हिस्सा उतना उतना एलोकेट कर देंगे। तो अगर उनके पास स्पेक्ट्रम नहीं रहा कंपनी के पास, तो उसमें वो चीज सेंड नहीं कर सकते हैं सिग्नल। तो आपको यानी कंपनी को गवर्नमेंट से वो स्पेक्ट्रम बैंड खरीदना पड़ता है, और वो नॉर्मल जो प्रोसेस है वो नीलामी के तहत होता है। उम्मीद है थोड़ा अंदाजा आपको लग रहा होगा। एक फेमस घोटाला भी कहा जाता है, जबकि घोटाला था कि नहीं मालूम नहीं, 2G घोटाला की बात चलती है। तो वो हमेशा ऐसा होता था ना कि स्पेक्ट्रम की नीलामी हो रही है, अब उसमें गवर्नमेंट ने मान लीजिए किसी का फेवर कर दिया या कम पैसे बिड कर दी, गवर्नमेंट के हाथ में ही ना कितने में कम और ज़्यादा प्राइस करे, फिर बिडिंग आती है। खैर वो बातें बताएंगे तो आप उसमें पता नहीं लड़कियों को कितना अंदाज़ा हो इस बात का, तो उनको लगेगा पता नहीं क्या सर बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा इसका अंदाज़ा रहना ज़रूरी है, तो फिजिक्स में मज़ा आने लगता है आपको। खैर ही वे तो अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी पे सेलुलर डाटा को ट्रांसमिट किया जाता है। और कल को जब आप डॉक्टर बन जाएंगे ना, तो भी इन चीज़ों से आपको अंदाज़ा रहना ज़रूरी है।
उससे आप बेहतर इलाज कर पाएंगे, जो पेशेंट है आपके पास उसकी कहानी समझ पाएंगे। क्योंकि आप जानते ही हैं कि कल को आप डॉक्टर जब बनेंगे तो केवल दवा तो खिलाएंगे ही आप साइंटिफिक तरीके से, लेकिन आजकल उसकी साइकोलॉजी, उसका लाइफ स्टाइल से भी उसकी बीमारी काफ़ी आप बनाते हैं कि भैया इसकी लाइफ स्टाइल ये है तो हम ये रिकमेंडेशन दे दें, ये कर लो, तुम ये कर लो, ये कर लो। क्योंकि आप जानते ही हैं कि स्ट्रेस भी है आज के जीवन में और कई चैलेंजिंग सिचुएशंस बनी रहती हैं। आगे की बात करते हैं माइक्रोवेव्स की बेटा। तो ये जो माइक्रोवेव्स की वेवलेंथ होती है ये रेडियो वेव से थोड़ी बड़ी होती है, नेक्स्ट है उससे पहले की है। तो ये शॉर्ट वेवलेंथ रेडियो वेव्स भी इसको बोला जाता है। कहाँ कहाँ इसका मेजर इस्तेमाल होता है इन माइक्रोवेव्स का? मेजर इस्तेमाल बात करें तो एयरक्राफ्ट नेविगेशन में होता है। जो एरोप्लेन उड़ता है ना, वहाँ पे पायलट साहब मर्जी के मालिक नहीं होते हैं कि वो कार के ड्राइवर है जहाँ मन चाहे घुमा दिया जिस सड़क पे, नहीं, उनके लिए बेस कंट्रोलर होता है, एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बोलते हैं, एटीसी उसको। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जमीन पे ऑफिस होता है और वो बताते हैं आपको किस रूट पे जाना है, और जब वो एयरपोर्ट पे उतरने वाले होते हैं तो परमिशन देता है एटीसी कि हाँ भाई जगह है, अब आप आ सकते हैं। अगर वो परमिशन नहीं देगा तो पायलट लैंड नहीं कर सकता एयरपोर्ट पे। आप समझ पाए होंगे। तो एयरक्राफ्ट का नेविगेशन यानी कहाँ कहाँ एयरक्राफ्ट को ले जाना है, कैसे कैसे, ये बताता है एटीसी नीचे से। बाकी पायलट साहब भी उससे कनेक्शन में रहते हैं। तो एयरक्राफ्ट नेविगेशन में किस तरंगों का, किन वेव्स का इस्तेमाल होगा? माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल होगा। साथ में आपके घरों में माइक्रोवेव भी रहता है, हमारे यहाँ भी है, कईयों के घर में होगा। उसमें मतलब आप बेकिंग, अब मैंने तो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया है उसका, वाइफ जानती होंगी, तो बेकिंग वेकिंग का इस्तेमाल कर लिया जाता है अगर करना हो। केक कई लोग बना लेते हैं और भी चीज़ें जो होती होंगी। तो वो माइक्रोवेव ओवन का भी आप इस्तेमाल जो करते हैं वो माइक्रोवेव्स पे ही काम करता है। और साथ में एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को भी समझने में ये मदद करता है। और स्पीड ऑफ व्हीकल्स या क्रिकेट बॉल की जो स्पीड है, आजकल जब मैच देखते हैं तो आप देखते हैं ना कि फास्ट बॉलर है, इसने 150 की रफ्तार निकाल दी, देखिए फास्ट बॉलर, तो वो कैसे नापी जाती है? इन सब वेव से। ठीक है, ये माइक्रोवेव की कहानी हो गई। अगली बात करें तो इंफ्रारेड वेव्स फ्रीक्वेंसी, ये जो नाम है ना इंफ्रा, अल्ट्रा, ये फ्रीक्वेंसी के तहत नाम है। यानी इंफ्रारेड जिसकी फ्रीक्वेंसी रेड कलर की, याद करने में मदद देगा, रेड कलर से कम फ्रीक्वेंसी होती है वो इंफ्रारेड हो गया। रेड कलर से और ज्यादा फ्रीक्वेंसी बात करेंगे तो वायलेट से ज्यादा अल्ट्रा वायलेट। समझ रहे हैं? इंफ्रा मतलब नीचे की बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी के टर्म में। इंफ्रा रेड, रेड से नीचे क्या फ्रीक्वेंसी। अल्ट्रा वायलेट किसकी बात कर रहे हैं? वायलेट की फ्रीक्वेंसी से ऊपर अल्ट्रा। इस तरह से पकड़ के रखेंगे तो याद रहेगा। तो ये वो फ्रीक्वेंसीज हैं, इनको हीट वेव्स भी बोलते हैं, और ये हीट रेडिएटिंग बॉडी से प्रोड्यूस की जाती हैं। तो इंफ्रारेड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? हीट मस्कुलर पेन के लिए। अब इसमें भी मज़ेदार बात हो सकता है आपकी कॉलोनी में, अगर आप ध्यान से देखें, शहरों में कई जगह हिंदी में बात करें तो सिकाई के सेंटर्स खुलने लगे हैं। आप उनके पास एक मशीन होती है, और जिनको मान लीजिए कभी कभी तो यंग एज में ही चोट वोट लग जाए तो भी सिकाई करानी पड़ जाती है, नहीं जैसे जैसे लेडीज़ की एज बढ़ती है, जेंट्स की बढ़ती है, उनको कमर में दर्द हो गया और कहीं दर्द हो गया, किसी को चोट लग गई, तो वहाँ पर जाते हैं तो इंफ्रारेड सिकाई की जाती है। वो सेंटर बने रहते हैं, 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये का वो चार्ज करते हैं। आप जाएंगे तो आधे घंटे की सिकाई, जैसा भी उनको हो, आधे घंटे की 15 मिनट की सिकाई करके आपको देते हैं, तो आपको बड़ा आराम मिलता है। मस्कुलर पेन में बड़ा आराम मिलता है उससे। तो कई लोग को जब रिलीफ होता है तो कई बार वो जाने लगते हैं, 5 दिन 10 दिन 20 दिन की सिकाई करा लें, आराम मिल जाएगा। और ये सेंटर्स अब आपके कॉलोनीज़ में देखने को मिल जाएंगे। मतलब 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर की रेंज में कोई हो सकता है, क्योंकि अब खुलने लगे हैं ज़्यादा। तो ये सिकाई इंफ्रारेड वेव से की जाती है, तो कोई आग नहीं जलानी पड़ती है आपको, वो एक मशीन होती है। फिजियोथेरेपी भी सेंटर्स जो होते हैं उनके पास भी ये मशीन होती है। फिजियोथेरेपी सेंटर्स आप जानते होंगे ना, वो कभी कभी कुछ किसी को स्पॉन्डिलाइटिस हो जाती, चक्कर आने लगता है, तो वो सब एक्सरसाइज कराते हैं और ऐसा क्लेम करते हैं कि भाई उससे ठीक हो जाता है आपका। तो फिजियोथेरेपिस्ट की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये हीट मस्कुलर पेन वाली बात समझ गए कि जो मस्कुलर पेन है उसको ठीक करने के लिए इंफ्रारेड का आप
वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। और सैटेलाइट फॉर आर्मी पर्पस की सैटेलाइट में भी इंफ्रारेड वेव्स का इस्तेमाल होता है। वेदर फोरकास्टिंग में कि कल मौसम कैसा रहेगा, मौसम विभाग इसका इस्तेमाल करेगा। और प्रोड्यूसिंग डिहाइड्रेटेड फूड्स, जो फल होते हैं उनसे पानी निकाल लेते हैं जिससे कि वो ज़्यादा दिनों तक सही रहें, ख़राब ना हो, पैक वैक करके जो बेचते हैं पैक्ड फूड्स, ऐसा किया जाता है। तो वहाँ पर ये इंफ्रारेड वेव्स का इस्तेमाल होता है, तो इसे ही ध्यान रखिएगा। और भी इस्तेमाल इसके 2-3 वो भी बताएंगे, हीट वेव्स। और आपका जो रिमोट होता है, टीवी का रिमोट हो या और भी डिवाइस जो यूज़ कर रहे हो आप, उन रिमोट में भी आप देखेंगे तो जब आप, मेरे ख्याल से अगली स्लाइड में लिखा वो भी दिखा दूँ तो आप कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये देखिए टीवी रिमोट, सिग्नल कैरियर वगैरह। तो आप जब रिमोट का बटन दबाते हैं और टीवी का चैनल बदल जाता है या साउंड बढ़ जाती है या चैनल चेंज हो जाता है, बेटा नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, चेंज कर लिया आपने, तो वो कैसे हो जाता है? क्योंकि उनमें से वेव निकलती है जो इंफ्रारेड वेव होती है, आपको अपनी नेकेड आई से नहीं दिखती, नंगी आंखों से नहीं दिखती। लेकिन अगर आप उसको देखना चाहें तो एक इंटरेस्टिंग तरीका बताऊं कि आप मोबाइल फोन में कैमरा ऑन कर लीजिए अपना। मैंने देखा है, अपना स्मार्टफोन रहता है या कोई भी फोन हो, आप कैमरा ऑन कर लें उसमें और रिमोट को उसके कैमरे के सामने रख के दबाएं बटन, तो वो वेव निकलेंगी और आप मोबाइल फोन में जब देखेंगे तो आपको वेव्स दिखाई पड़ेंगी, ऐसे ऐसे जाती से इलेक्ट्रिकल वेव्स होती हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी वाली ऐसे। आवाज़ तो नहीं सुनाई पड़ती है लेकिन वो दिखाई पड़ेंगी आपको, तो ये इंटरेस्टिंग रहता है। और रिमोट में, मतलब रिमोट अगर नहीं चल रहा है, मान लीजिए सेल खत्म हो गया है तो आपको पता नहीं चल रहा, तो वो ये टेस्ट करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अगर वेव निकल ही नहीं रही है तो इसका एक प्रमुख रीज़न हो सकता है कि आपका सेल खराब हो गया है या ख़त्म हो गया है। ऐसा भी हो सकता है रिमोट खराब हो गया हो, लेकिन मैंने कहा प्रमुख रीज़न, मेजर रीज़न अक्सर ये हो जाता है कि सेल खत्म है, सेल बदल दो। और वेव्स निकल रही हैं तो इसका मतलब है रिमोट प्रॉपर काम कर रहा है, सेल भी दुरुस्त है, रिसीवर एंड पे कोई प्रॉब्लम है। खैर ये सब इंटरेस्टिंग बातें, सोचिए, देखिए समझ में आता है, कॉमन सेंस है। और नाइट विजन या इंफ्रारेड फोटोग्राफी के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है अंधेरे में, क्योंकि ये हीट वेव्स होती हैं तो कई लोग फोटोग्राफी करते हैं अंधेरे में। फोटोग्राफी जंगल में अंधेरे, मतलब कोई शौकिया अंधेरे में नहीं करता। मान लीजिए कोई जंगल में डिस्कवरी चैनल वाले पूछें तो लाइट वाइट जला के तो बड़ा मुश्किल है, शेर हमला कर देगा उन पे, शेर है या कोई और जानवर है, तो वो उसमें नाइट विजन कैमरा इस्तेमाल करते हैं कि वो जब नाइट विजन होता है ना, तो वो जब आप कैमरा यूज़ करेंगे तो लाइट नहीं थ्रो करता वो, मतलब वो जानवर जो है या कहीं अंधेरे में आप हैं तो उस बंदे को नहीं पता चलेगा कि मेरी फोटोग्राफी चल रही है, उसको कुछ आभास नहीं होगा, अंधेरा ही दिखेगा। लेकिन आपकी फोटो खींच जाएगी, आपका रिकॉर्डिंग हो जाएगी, आपका वीडियो बन जाएगा। बात समझ रहे हैं? इंफ्रारेड रिकॉर्डिंग ये है कि आप जंगल में गए हैं, जंगल में अगर रोशनी दिखी तो शेर हमला कर देगा आप पे। शेर का तो व्यवहार ही होता है शिकार करना, तो वहाँ पर जो वीडियोग्राफी है वो ऐसी होनी चाहिए कि हम शेर का फोटो भी खींच लें, वीडियो भी बना लें और शेर को पता भी ना चले। ये कहानी नाइट विजन इंफ्रारेड फोटोग्राफी की बात की जाती है। अब अगली बात इसके ऊपर आता है, जो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही धीरे धीरे, विजुअल रेंज में आते हैं हम लोग। अब विजुअल रेंज में तो क्या कहना है भाई, लाइट की बात है, सनलाइट अगर ना हो या नॉर्मल लाइट हमारी जो है आजकल वो भी बहुत ज़रूरी हो गई है, तो हम चीज़ों को देख ही नहीं सकते। अब देख नहीं पाएंगे तो कैसे जीवन चलेगा, फिर बड़ा मुश्किल है। सपोज करिए एग्जाम्पल के तौर पे सन ही कह दे कि हम अब 10 साल के लिए नहीं निकलेंगे, तो क्या होगा धरती का, आप समझ सकते हैं कितना डैमेज होगा, कितना ज़्यादा डैमेज होगा, सोचना मुश्किल है कि 10 साल तक अगर सूरज कह दे कि हम कोई भी रोशनी धरती को नहीं देंगे, तो आपके पास इतना, आप 10 सालों तक सस्टेन करने का क्या अर्थ के पास क्षमता है, मुझे नहीं मालूम, मुश्किल है, लेकिन है ना, आप समझ पा रहे होंगे। तो ये रोशनी की कीमत है, और आप जानते हैं कि सनलाइट पे तो बहुत कुछ डिपेंड है, जो हम लोग खाते पीते हैं, जीवन जीते हैं, बिना सनलाइट के हो नहीं सकता। और विजुअल लाइट की बातचीत करें अगर हम लोग, तो विजुअल लाइट बिना देखे काम चल नहीं पाएगा। वही सब बातें हैं। आगे बात करते हैं अल्ट्रा वायलेट रेस की। जैसे मैंने बताया कि वायलेट की फ्रिक्वेंसी रेड से ज़्यादा, और अल्ट्रा वायलेट यानी वायलेट की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा जो वेव्स हैं उनको अल्ट्रा वायलेट बोल रहे हैं। यूवी रेज, जो यूवी रेज होती हैं वो सूरज से भी काफ़ी हमारे धरती पे आती हैं, लेकिन बीच में ओजोन लेयर होती है तो वो यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है। अगर ओजोन लेयर
ना होती कल को, या कभी कभी बात, अभी तो खैर हीलिंग हो रही है उसकी, बीच में काफ़ी ओजोन लेयर के होल्स हो गए थे अभी तो काफ़ी हील हुआ है, ऐसा रिपोर्ट्स बताती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यूवी रेज ज़्यादा पड़ेंगी और यूवी रेज हमारे लिए खतरनाक होती हैं डायरेक्ट उसका। कई लोग को यूवी रेज पड़ती हैं तो बड़ी नॉर्मल सी टैनिंग वैनिंग हो जाती है, और कई की जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है उनको स्किन कैंसर भी हो जाता है उससे, जैसे ऑस्ट्रेलिया में बहुत दिक्कत है इसकी। तो यूवी रेज हमारे लिए खतरनाक हो सकती हैं, होती हैं। कई जगह इसका हम बेनिफिट भी लेते हैं, जैसे अगर यूवी रेज जो कहते थे पहले ज़माने में, और अब तो कितना सफाई है मालूम नहीं, कहते थे कि जो नदियां हैं जिसमें पानी बहता रहता है, उसका बहता हुआ पानी आप पी सकते हैं, स्वच्छ पानी होता है, बहुत ही शानदार। क्यों? क्योंकि जो बहाव होता है उससे इसका फिल्टराइजेशन हो जाता है, और सूरज की रोशनी जो पड़ती है नदियों पर डायरेक्ट, वो बैक्टीरिया वगैरह को किल कर देती है, उसमें यूवी रेज होती हैं, तो यूवी रेज बैक्टीरिया को किल कर देता है। तो आप स्वच्छ पानी पी सकते हैं। और कई तो आप मिनरल वाटर आते हैं, मेरे ख्याल से याद मुझे आ रहा है, एक बार मुझे को दिया गया था हिमालय, किसी कॉन्फ्रेंस या कहीं गया था तो वहाँ पर मिला था हिमालय का एक, जैसा याद आ रहा है, शायद ब्रांड गलत भी बोल रहा हूँ, वाटर, वो भाई साहब 300-350 रुपये की एक बोतल आती है 1 लीटर पानी की। नॉर्मल हम लोग जो पीते हैं, कभी ज़रूरत पड़ जाए अगर, तो 20 रुपये वाली बोतल जो आती है रेल नीर या ये बिस्लरी पकड़ लेते हैं। लेकिन वो भाई साहब देखिए, वो कहते हैं कि हिमालय पर्वत से हम पानी लाए हैं, एकदम आपके लिए चकाचक है। वो 300-350 रुपये की बोतल देते हैं 1 लीटर पानी के। और कुछ का तो ऐसा कहना है, पता नहीं सही है कि झूठ है, कि कई जो है अरबपति लोग तो पानी विदेशों से, कहते हैं मुकेश अंबानी की जो फैमिली है, जो मैडम है उनकी, अब झूठ है कि सच मुझे नहीं मालूम, उड़ती उड़ती खबर थी कि वो कोई स्पेशल पानी आता है विदेश से इंपोर्ट होके, जिसकी 1 लीटर की बोतल की जो कीमत है वो करीबन 3600 रुपये है। 3000 से 3600 रुपये पड़ती है, डॉलर में आता तो बदलता रहता होगा, कुछ होगा सिस्टम उसका। तो 3600 रुपये आप समझ लीजिए, 3500-3600 रुपये की 1 लीटर आती है। और उनके परिवार पीता होगा तो कितने लीटर पानी पी जाता होगा, वो पानी में ही उतना खर्चा हो जाता होगा जितना किसी की 1 महीने की सैलरी होती होगी, वो भी शायद मुश्किल है हिंदुस्तान में। तो खैर एनीवे, वो तो उनका मामला है भाई, पैसे हैं जो चाहे करें। लेकिन हम बात बता रहे हैं आपको कि पानी का ये आजकल का हिसाब है। और दूसरी बात आपको बताएं, आपके घरों में अगर आरओ फिल्टर लगा होगा तो इसमें एक बल्ब लगा होता है, नीली कलर की रोशनी निकालता है, वो यूवी बल्ब ही होता है। वो पानी को बाकी प्रोसेस होता है फिल्टराइजेशन का, और यूवी बल्ब उसके अंदर बैक्टीरिया मारने का काम करता है। वो आर्टिफिशियल बल्ब लगाते हैं हम लोग, जो कि बैक्टीरिया को किल कर देता है। तो यूवी रेस क्या कर रही हैं, बैक्टीरिया वगैरह किल कर रही हैं। फूड प्रिजर्वेशन के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया पूरे किल हो जाए तो जो फूड 2 दिन चलना है वो पैक्ड करेंगे तो 20 दिन या महीना या 2 महीना चल जाएगा, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया जीरो कर दिया है यूवी रेस डाल के हमने। तो बर्गरल अलार्म मतलब चोर उचक्के जो पीछे से फांद जाते हैं आपके मुडेर चढ़ के, वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। चेकिंग मिनरल सैंपल, किसी खनिज का कोई सैंपल है उसकी टेस्टिंग की जा सकती है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को पढ़ने के काम में आता है। इनविजिबल राइटिंग या डिटेक्शन ऑफ इनविजिबल राइटिंग के काम आता है बेटा। किल्स जर्म्स को किल करने के काम में आता है। जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको स्टरलाइज करने के काम में आता है। पहले तो क्या होता था कि जैसे अब आज के ज़माने में तो डिस्पोजेबल सिरिंज होती हैं, खैर ऑपरेशन के लिए तो भी स्टरलाइज करना पड़ता है। फिर भी एक कहानी आपको बताते हैं। पहले क्या होता था, आज से 20 साल पहले कह लीजिए, 20 साल 25 साल पहले जो इंजेक्शन लगते थे ना, उसमें डिस्पोजेबल सीरीज डॉक्टर यूज़ नहीं करते थे। 20-25 साल पहले की हम बात कर रहे हैं। तो उस समय वो क्या करते थे, जैसे किसी को इंजेक्शन ठोका उन्होंने, आप दिखाने का इंजेक्शन लगा दिया, वो कांच की आती थी सिरिंज, फिर उसको गर्म पानी में डाल देते थे और उसको उबलता था वो। अब जो भी प्रोसेस होता हो, आधे घंटे क्या उबालेंगे वो, लेकिन कहते थे कि उबलता, वहाँ स्टरलाइज होती थी, फिर दूसरे मरीज को ही ठोक देते थे उठा के। फिर उसके बाद डिस्पोजेबल सिरिंजेस का ज़माना आया, वो इकोनॉमिकल भी हुई तो वो तब से यूज़ होने लगी। अब तो ऐसा नहीं होता हमारी जानकारी में, शहरों में तो बिल्कुल ही नहीं है। आप नई डिस्पोजेबल सिरिंज ले जाते हैं, उससे इंजेक्शन लगता है, उसको तोड़ के फेंक दिया जाता है।
ठीक है। और जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं सर्जिकल, वो तो ऐसा थोड़ी डॉक्टर साहब किसी का ऑपरेशन करें तो इंस्ट्रूमेंट फेंक देंगे, वो तो बस का नहीं है, बड़ा महंगा है। उसको स्टरलाइज कर लिया जाता है। तो पानी में उबलते पानी में घंटों या तो उबालें या यूवी रेज वगैरह से फटाफट स्टरलाइज कर लें, तो स्टरलाइजेशन हो जाता है। दूसरे मरीज में काटेंगे तो कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं होगा। तो ये कहानी थोड़ी अल्ट्रा वायलेट रेज की है, थोड़ा सा मैं फील दे रहा हूँ आपको। फिर इसके बाद आ जाती है बेटा गामा रेज, एक्सरेज। अब एक्सरेज से तो आप चिर परिचित होंगे, क्योंकि जो एक्सरेज, जैसे हमारे बॉडी में अभी कोविड आया था, कोविड काल कहते हैं, लंग्स का बहुत एक्सरे हुआ है बेटा। तो वो लंग्स में कोई दिक्कत है कि नहीं, कितना लंग्स काम कर रहा है या क्या जकड़न है, डॉक्टर साहब अपनी भाषा में एक्सरे करा के चेक कर लेते। कभी फ्रैक्चर वाली बात हो जाए, मोच आ गई आपको या हड्डी लगा गिर पड़े कहीं, तो आप जाते हैं, एक्सरे हो जाता है, उससे डॉक्टर साहब देख लेते हैं कि फ्रैक्चर तो नहीं है, बारीक फ्रैक्चर या हेयरलाइन फ्रैक्चर या तगड़ा फ्रैक्चर या फ्रैक्चर नहीं होना। एक्सरे से पता चल जाता है। किसी को दर्द हो रहा पेट में तो स्टोन चेक कर लेते हैं कि नहीं। तो डिफरेंट मेडिकल ट्रीटमेंट में, मेडिकल डायग्नोसिस में कहना चाहिए, ट्रीटमेंट में तो नहीं। अच्छा, ट्रीटमेंट में भी इसका इस्तेमाल है, गलत नहीं बोल रहा हूँ। मेडिकल डायग्नोसिस में इसका इस्तेमाल है ये पता करने के लिए कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और ट्रीटमेंट हम कह सकते हैं कैसे, मैलिगेंट ट्यूमर्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जिसको कैंसरस ग्रोथ हो जाती है ना, वहाँ एक्सरे इस्तेमाल करते हैं कैंसरस सेल को मारने के लिए। उसको बोलते हैं रेडियोथेरेपी। और ये गामा रेस से बहुत तगड़ी की जाती है, लेकिन एक्सरे भी इस्तेमाल होती है। आप गए होंगे अस्पतालों में तो रेडियोथेरेपी विभाग बने रहते हैं। आप तो डॉक्टर बनने वाले हैं तो ज़रूर वहाँ दिमाग लड़ाएंगे। तो रेडियोथेरेपी में क्या होता है, सेकाई हिंदी में बोलते हैं, जो जनरल भाषा है। सेकाई का मतलब यही है कि वो गामा रेस या एक्सरे डालकर आपकी कैंसरस सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो दिक्कत क्या होती है कि वो जब सेल को, मान लीजिए आप किसी का, ईश्वर ना करे, किसी को दिक्कत है, ये हाथ है उसका, समझ लीजिए, आप तो डायग्राम अच्छा बना पाएंगे, यहाँ कोई फोड़ा है। अब यहाँ पे तो उसकी कैंसरस सेल भी हैं और उसकी अच्छी सेल भी हैं, हेल्दी सेल्स। तो जब आप गामा रेज या एक्सरे यहाँ डालते हैं तो ये अच्छी और खराब सेल दोनों को किल कर देता। वो फर्क नहीं कर पाता है कि अच्छी सेल कौन सी है, खराब कौन, दोनों को मार देगा। तो इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। अब कोई नया रिसर्च आया है, अभी मैं 15 दिन पहले ही शायद याद आ रहा है, मैंने पढ़ा था कि कोई ऐसी विधि, ऐसी टेक्निक डेवलप की गई है, अभी वो शायद आई नहीं है, यूज़ करने आखिरी स्टेज में है, कि यहाँ पर ये पता कर लेगा जो ट्रीटमेंट आप देंगे कि ये कैंसरस सेल हैं तो उनको मार देगा और हेल्दी सेल को नहीं मारेगा। ऐसा कोई एआई की मदद से कुछ बता रहे हैं, कुछ डेवलप किया गया है। तो अब देखते हैं कि वो पेशेंट्स के लिए कितनी जल्दी मुहैया होता है और सच है कि नहीं है। खबरें आती हैं, कभी कभी रह जाती हैं। तो अगर ऐसा होता है तो साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा कम किया जा सकेगा। और ये जो किसी को दिक्कत हो गई है, ईश्वर ना करे ऐसी अगर, तो उसको कुछ हद तक आराम दिया जा सकेगा। ठीक तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये ठीक नहीं करता है, ये तो उसका वो करता है कि भैया जो दिक्कत हो गई उसको रोके रहे हैं। ठीक करने का भी साइंटिस्ट लगे, ईश्वर से प्रार्थना है जल्दी कोई इलाज खोज लें कैंसर का, और ये भी हम लोगों से दूर जाए बीमारी। तो आप समझ गए होंगे, एक्सरे है तो फ्रैक्चर है, डिजीज है, स्टोन्स है, इंजीनियरिंग टू डिटेक्ट फॉल्स क्रैक्स। अब जैसे कभी कभी आप देखते होंगे आपके डिस्ट्रिक्ट में जहाँ भी रहते होंगे आप, ब्रिज बन रहा, ओवर ब्रिज, पुल बन रहा है। तो पुल जब बनता है तो पिलर्स लगते हैं, बड़े बड़े लोहे के और मेटल के लगते हैं। वो बाहर से तो बड़े मजबूत लगते हैं, लोहर के बड़े भारी पिलर्स, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उसके अंदर क्रैक हो। वो क्रैक बाहर से नहीं देख पाएंगे आप, तो हम एक्सरे का इस्तेमाल करते हैं। वो एक्सरे से दिख जाता है अंदर क्रैक है, तो उस जो मेटल का पिलर है उसको इस्तेमाल करना सजेस्टिव नहीं रहता, क्योंकि अगर जबरदस्ती इस्तेमाल कर लेंगे तो पता लगा 5-10 साल में वो कमजोर है, टूट पड़ा और पुल नीचे बैठ गया। पुल ऐसी चीज तो है नहीं कि 4 दिन 10 दिन 1 महीने भर में खड़ा कर दें आप, तो वो तो एक लंबा प्रोसेस है। कहीं कहीं तो पुल बनता है, अब कुछ पुल तो हमने ही देखे हैं, सरकार बनवाती है कि ये 5 साल पुल ही बन रहा है, 10 साल पुल ही बन रहा है। अब मैं क्या बोलूं, तो हिंदुस्तान में जब पुल बनते हैं फ्लाईओवर, कुछ तो तेजी से बन जाते हैं, 1-2 साल में ऐसा कह लें, और कुछ तो भाई साहब आप देखेंगे तो पता लगा आप छोटे से बड़े हो जाएंगे और पुल बनता रहेगा। तो अब है मामला, खैर एनीवे। तो यहाँ पर ये जैसे मैंने बोला कि फॉल्ट्स या क्रैक्स या ब्रिजेस की जो कहानी है उनकी दिक्कतों को देर ठीक कर लेता है। ये आर होगा यहाँ पर। तो दीज आर यूज्ड, मेट्रो स्टेशन में आप जाते हैं या एयरप्लेन में फ्लाइट पकड़ लें तो बैग वगैरह चेक होता है आपका कि भाई कोई एक्सप्लोजिव या
चाकू वाकू तो नहीं लेके जा रहे हैं, जो मना है वहाँ ले जाना। और साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है एक्सरे का। अब आ जाती फाइनल जो हमारे कोर्स में है, गामा रेज। तो जो गामा रेज होती हैं, इनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर बहुत तगड़ी होती है, भेदने की क्षमता, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर देखिए ये न्यूक्लियर रिएक्शन को इनिशिएट कर सकती हैं, क्योंकि ये गामा रेज हैं, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, तो ये घुसती चली जाती है किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन को आप इनिशिएट करा सकते हैं। रेडियोथेरेपी मैंने भी आपको काफ़ी समझाया, रेडियोथेरेपी में काफ़ी ज़्यादा इसकी इस्तेमाल किया जाता है, सेकाई की बात जो कर रहा था कैंसर के लिए। और फूड इंडस्ट्री में भी मैंने बताया कि फूड इंडस्ट्री में बैक्टीरिया वगैरह को एकदम किल कर देंगी, तो फूड प्रिजर्वेशन के लिए काम आ जाएगा, लंबे समय तक प्रिजर्व कर लेंगे। और स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, एटॉमिक मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में भी हम लोग गामा रेज का इस्तेमाल करते हैं उनके स्ट्रक्चर को समझने के लिए। अब अगला एक स्लाइड है इसमें, जिसके अंदर ये दिखाया गया है कि भाई क्या क्या इनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है और कैसे ये बनती हैं। ये कभी कभी पूछ लेते हैं आपके यहाँ, और याद करने में आप माहिर हैं तो आप याद कर डालिएगा, जैसे कि कसर ना रह जाए। ये देखिए यहाँ पर ये लिखा टाइप्स, रेडियो वेव्स, वेवलेंथ रेंज, फ्रीक्वेंसी रेंज, ये प्रोडक्शन कैसे बनती है और ये डिटेक्शन कैसे हम पता करते हैं। तो रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ है वो 0.1 मीटर से ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी 10⁹ हर्ट्ज से कम होती है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी है। और रैपिड एक्सेलेरेशन एंड डी एक्सेलेरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एरियल्स, तो एक्सेलेरेशन तेजी से एक्सेलेरेट करें इलेक्ट्रॉन को या डी एक्सेलेरेट करें, वहाँ पर आपको एरियल्स दिखाई में होता है। माइक्रोवेव में 0.1 मीटर से 1 मिलीमीटर फ्रीक्वेंसी रेंज आप देख ही रहे हैं। और इसी तरह से इंफ्रारेड, विजिबल, ये जो बातें लिखी हैं ये आपको याद करनी पड़ेंगी, इसको पढ़ के भी मैं कुछ अचीव नहीं कर पाऊंगा, समझाने का कुछ नहीं है। और ये देखिए प्रोडक्शन लिखा हुआ है, तो कैसे प्रोड्यूस की जाती है ये भी थोड़ा ध्यान रखें, जैसे एग्जामिनेशन में आ जावे कोई क्वेश्चन तो तुरंत इसको कर पाएं आप। और जैसा हर बार मैं हर लेक्चर में आपको 3 क्वेश्चन देता हूं चैलेंज के नाम पर, तो 3 क्वेश्चन चैलेंज है, जिसका आंसर आप ज़रूर कोशिश कीजिएगा, क्योंकि लेक्चर देखने के बाद अगर इसका आंसर आपने नहीं किया तो कितना सीखा मालूम नहीं है। कमेंट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, नहीं तो अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका आंसर मैं पोस्ट करूँगा। ये पहला क्वेश्चन है चैलेंज नंबर 1, मैं 5 सेकंड का आपको टाइम देता हूं, आप इसको बतावें। 5 सेकंड का इसलिए कि पॉज करने में आपको दिक्कत ना हो, मेरे ख्याल से 5 सेकंड हो गए होंगे, इसका आंसर आप कर सकते हैं। फिर चैलेंज नंबर 2 की हम लोग बात करते हैं, इसके लिए भी 5 सेकंड देते हैं, बहुत ही आसान सवाल है, आसानी से इसको आप बता पाएंगे। मैं हट जाता हूं, तो 5 सेकंड का वक्त ले लीजिए, आराम से पॉज करके सोच लीजिए और फिर बताने की कोशिश कीजिए कि इसका आंसर आपके हिसाब से क्या हो सकता है। नंबर 3 पकड़ते हैं हम लोग, फाइनल चैलेंज की बात करें, ये इंटरेस्टिंग हो सकता है आपके लिए। देखिए आप इसमें से जान पा रहे हैं कि नहीं जान पा रहे हैं, ठीक है, तो आप इसको देखें और इसका आंसर करने की कोशिश करें। आंसर कर लेते हैं तो खुशी की बात है, नहीं कर पाते हैं तो ध्यान थोड़ा दीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। अरविंद एकेडमी नीट चैनल को नीट वाले बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा वादा है फिजिक्स को मैं आसान, इंटरेस्टिंग एंड आपके लिए सपोर्टिव, जिससे 150 प्लस आप स्कोर कर सकें, ये मैं करके ही रहूंगा, ये पक्का है। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।